मैं यही चाहता था। रात को सुजाता के घर अच्छी खासी महफिल लगी। सुजाता की एक सहेली अपने खामद के साथ आ गई जो इंडियन नेवी में कमांडर थे। दोनों की शादी हाल ही में हुई थी और वो दिल्ली अपने रिश्तेदारों से मिलने आए हुए थे। मेरा भी इनसे तारुफ करवाया गया। वो लोग कॉफ़ी की एक एक प्याली पीकर चले गए, मगर मैं पौने 12 बजे तक वहाँ बराजमान रहा। बिलाखिर मैंने सुजाता से इजाज़त तलब की। वो बेहद जज्बाती हो रही थी। इसके वही तकाजे थे और मेरी वही तसल्लियाँ थी। मैंने हस्बे मामूल इसे सब्ज़ बाग दिखाए और दिल्ली की सर्दी में बाहर निकला। अब मेरी मंजिल तैमारपुर का गिराज था, जहाँ मैं बआसानी किसी टैक्सी वगैरह के ज़रिए पहुँच सकता था। खुशहाली ने मेरे दस्तक पहचानते ही दरवाज़ा खोल दिया। हम ज़रा देर तो इधर उधर की बातें करते रहे और फिर मैंने इसे आज दिन भर में होने वाले वाक़यात की रोदात कह सुनाई। मेरी कहानी सुनकर इसकी आंखों में तशवीश के साए लहरा गए। मैं नहीं समझती कि तुम अब ज़्यादा देर तक अपने ऑफिस और ओहदे पर महफूज रह सकोगे। बेहतर यही है कि पकड़े जाने से पहले ही मेरे साथ कहीं निकल चलो। मैंने फौरी तौर पर इससे इत्तफाक नहीं किया। मैं इस ओहदे पर रहकर अपने मज़हब और मुल्क की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करना चाहता था, और जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि अब मेरा वहाँ रहना मेरी मौत के मुतरादिफ हो गया है, तब तक मैं इस दफ्तर से राह फरार इख्तियार नहीं करूँगा। ये तो ठीक है, लेकिन माइक्रो फिल्म सुजाता के कोर्ट में रखने के बजाय यहाँ ले आती। मैंने तो ये फिल्म तुम्हें इसलिए दी थी कि तुम इसे अपने आदमी के हवाले कर दोगे ताकि वो जल्दी से जल्दी वतन भेज दे और इसकी रोशनी में दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने का काम शुरू कर दे। अगर तुम्हें आज बॉस को वायरलेस पर कोई पैगाम नहीं देना था तो फिल्म अपने साथ ही ले आती। ऐसी परेशानी की कोई बात नहीं। सुजाता के कितने ही कोट हैं और वो ख़ास लेडी कोट सिर्फ बारिश के दिनों में ही पहना करती है। वैसे मैं कल इसके घर जाकर माइक्रो फिल्म अपने कब्जे में कर लूँगा। खुशहाली ने मुझे बताया मिलिट्री अस्पताल से चांकिया प्लान की माइक्रो फिल्म गायब हो जाने के बाद सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और शाहजी के नज़दीक अब मेरा यहाँ रहना मुनासिब नहीं। शाहजी ने तुम्हारे रहने का कौन सा मुतबादिल इंतज़ाम किया है? अभी इस बारे में उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। वो आ रहे ही होंगे, शायद तुम्हारे सामने ही बता दें। हम सरगोशियों में बातें कर रहे थे कि हमें बाहर खामोशी में किसी के कदमों की आहट सुनाई थी। ये शाहजी ही थे, यानी भारतीय कैप्टन जिसका नाम मैं यहाँ नहीं लिख सकता। इसने आते ही मुझे मिशन की कामयाबी की मुबारकबाद दी और बताया कि मिलिट्री की हाई कमान में एक तहलका समझ गया है। मिलिट्री इंटेलिजेंस के कई अफसरों को मुअत्तल कर दिया गया है। इसके साथ साथ शहर में जितने भी ऐसे मुसलमान हैं जो भारतीय मुसलमानों के जायज़ आइनी और दीनी हकूक़ के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। मैंने इस पर तशवीश का इजहार किया तो वो बोला ऐसी फ़िक्रमंदी की कोई बात नहीं। यहाँ का मुसलमान प्रेस इनके खिलाफ बाकायदा आवाज़ बुलंद कर रहा है और ये लोग कुछ दिनों में रिहा कर दिए जाएंगे। लेकिन इन पाकिस्तानी कैदियों पर ज़रूर मुसीबत टूट पड़ी है जिन्हें पाकिस्तानी जासूस होने के शुबे में पकड़ा गया था। लेकिन खैर, इतनी कुर्बानियाँ तो जिंदा कौम के अफराद को अपनी कौम व मिल्लत की बका और सलामती के लिए देनी ही पड़ती हैं। फिर इसने मुझसे माइक्रो फिल्म के बारे में सवाल किया तो मैंने इससे भी सारा किस्सा सुना दिया। वो सोच में पड़ गया। ईंट पर जलती छोटी सी मोमबत्ती की रोशनी में इसका चेहरा फिक्रमंद हो गया था। ठोड़ी पर हाथ फेरते हुए इसने चेहरा ऊपर उठाया और बोले, तुम्हें ये अमानत जितनी जल्दी हो सके वतन पाक पहुंचा देनी चाहिए। इस फिल्म का भारत में रखा जाना किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। मैंने कहा मैं 2-1 दिनों में इसे पाकिस्तान पहुंचा दूंगा। इस रात अगर खलील अकलमंदी से काम लेकर मिलिट्री अस्पताल के बाहर से वैगन लेकर भागना जाता तो हम सब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते थे। दरअसल खलील के दीनी जज्बे और इस्लाम से जो इसकी मोहब्बत है, इस पर किसी को शक नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो पकड़ा जाता तो इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस के तशद्दुद की पहली लहर के सामने शायद हथियार डाल देता। मैंने पूछा खुशहाली के बारे में आप मुझे क्या कहना चाहते हैं? हालात संगीन सूरत इख्तियार कर गए हैं, कैप्टन ने जवाब दिया। ये जगह भी अब खुशहाली बहन के लिए महफूज नहीं रही। मैंने एक दूसरी जगह का इंतज़ाम कर लिया है, लेकिन मैं सबसे पहले ये मालूम करना ज़रूरी समझता था कि आप लोगों का अगला प्रोग्राम क्या है। मैंने जवाब दिया हमने एक मिशन मुकम्मल किया है। दूसरे मिशन के बारे में अभी मुझे खुद भी मालूम नहीं। वैसे मेरा मिशन इस दुश्मन मुल्क में रहकर अपने वतन पाक के मफादात की हिफाजत करना और दुश्मन के नापाक दुश्मन जारिहाना अज़ाइम से न सिर्फ बाखबर रहना बल्कि इन्हें नाकाम बनाने के लिए कोशिश करना। और मैं समझता हूँ कि खुशहाली का मेरे करीब रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी नए मिशन के लिए मुझे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। खुशहाली ने भी मेरे ख्याल की तायद की। कैप्टन ने दोनों हाथ अपने चेहरे पर फेरे और गोया हुआ। मिलिट्री इंटेलिजेंस के ज़राए से यह खबर भी मिली है कि भारत मशरक़ी पाकिस्तान में तखरीबकार हिंदू बंगालियों को भेजकर वहाँ अफरा तफरी और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफरत फैलाने का मनसूबा तैयार कर चुका है। मशरक़ी पाकिस्तान के मुसलमान बंगाली अपने दीन से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, लेकिन जहरीले प्रोपेगेंडे का असर इन पर भी हो सकता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग मशरक़ी पाकिस्तान जाकर वहाँ के मुहिब वतन और सच्चे मुसलमान बंगालियों को भारत के जहरीले प्रोपेगेंडे से महफूज रखने की कोशिश करें? इनके सामने भारत के जारहाना अमन दुश्मन अज़ाइम को बेनकाब करें। खुशहाली कहने लगी, भाई पाकिस्तान, इस्लाम और अपने मुसलमान भाइयों की भलाई के लिए मैं अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा सकती हूँ, लेकिन ये काम मैं अकेले नहीं कर सकती। इसके लिए एक मंसूबे पर बाकायदगी से अमल करने की ज़रूरत है और मैं खुशहाली के साथ मशरक़ी पाकिस्तान नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ मेरा मिशन बड़ा अहम है।
मैंने जवाब दिया, मैं अपनी जगह छोड़कर नहीं जा सकता, मगर मेरा ख्याल है कि हमारे मुहिब वतन आदमी वहाँ ज़रूर तामीरी काम में मसरूफ़ होंगे। कैप्टन जैसे किसी गहरी सोच में गुम हो गया, फिर चेहरा उठाकर बोला, खुशहाली बहन, अगर तुम्हारा दिल्ली में रहना ही ज़रूरी है तो फिर तुम्हें मेरे साथ इस जगह चलना होगा जहाँ मैंने तुम्हारी रिहाइश का इंतज़ाम किया है, वहाँ तुम महफूज होगी। खुशहाली को ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार के कब्रिस्तान की कोठरी में दरवेश औरत के रूप में रहना था। वो कहने लगा, इस कब्रिस्तान के बाहर एक क्वार्टर में मेरा एक दोस्त रहता है, इसका नाम यूसुफ शाह है। इसकी उम्र 40 बरस के करीब है। इसने शादी नहीं की और दरगाह शरीफ में रहकर ज़ायरीन की खिदमत करता है, झाड़ू देता है, क़ीदतमंदों को हर तरह की सहूलत पहुँचाता है। मेरी तरह वो भी पाकिस्तान से बेहद मोहब्बत करता है। जब मैंने इसे खुशहाली के बारे में बताया तो वो फ़ौरन इसे कब्रिस्तान वाली कोठरी में रखने और इसकी हर तरह से हिफाजत करने पर तैयार हो गया। वो मेरा पुराना और गहरा दोस्त है और इंतहाई एतमाद वाला आदमी है। तुम लोग इस पर आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हो। खलील की तरह यूसुफ शाह भी अपनी जान देगा, मगर तुम्हारा राज किसी को नहीं बताएगा। मैंने इसे सब कुछ बता दिया है। खुशहाली को दरगाह शरीफ की कोठरी में खामोश पसंद दरवेश औरत के भेस में रहना होगा। वहाँ अपना हुलिया भी थोड़ा सा बदल देना होगा। मुझे यकीन है कि ऐसे भेस में इसे कोई नहीं पहचान सकेगा। हम दोनों को जाहिर है इस इंतज़ाम पर क्या एतराज़ हो सकता था। हमने फ़ौरन हामी भर ली। बातें करते करते रात के 2 बज गए। कैप्टन ने उठते हुए मेरी तरफ मुतवज्जा होकर कहा, मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकता। तुम खुशहाली को लेकर ख्वाजा साहब की दरगाह शरीफ पर जाओगे। यूसुफ शाह को मैंने तुम दोनों का हुलिया बता दिया है। जब दरगाह के अकबी कब्रिस्तान के दरवाजे पर पहुंचोगे तो एक कंबल पोश ऊंचा लंबा आदमी सर पर सब्ज़ पटका बांधे तुम्हारी तरफ बढ़ेगा। खुशहाली से आप बुरके में होगी जो मैं अपने साथ लाया हूँ। ये कंबल पोश आदमी यूसुफ शाह होगा। वो तुम्हारे पास आकर पूछेगा, भाई रहमत तुम्हारे साथ नहीं आया? तुम इसके जवाब में कहोगे, रहमत बीमार है। ये तुम्हारे दरमियान कोड अल्फाज का तबादला होगा। इसके बाद यूसुफ शाह सब इंतज़ाम कर देगा। मेरी अगर तुम्हें ज़रूरत पड़े तो तुम यूसुफ शाह से मिलकर मुझे खुफिया पैगाम भिजवा सकते हो। तुम्हारे बारे में मैंने यूसुफ शाह को सिर्फ इतना ही बताया है कि तुम भी पाकिस्तान की सलामती के लिए यहाँ काम कर रहे हो। तुम कहाँ मुलाजिम हो ये मैंने इसे नहीं बताया। अब तुम लोग तैयार हो जाओ। खलील रक्षा लिए बंद रोड के मोड़ पर तुम्हारे इंतज़ार में मौजूद है। हम दोनों को कैप्टन ने अपने सामने रुखसत किया। वो वहीं रुक गया। इसने गर्मजोशी के साथ मुझसे हाथ मिलाया और मैं खुशहाली को लेकर गैराज से बाहर निकला है। रात खामोश, सर्द और चुपचाप थी। तालाब के करीब ही खलील रक्षे समेत हमारा मुंतज़िर था। 20 मिनट बाद हम ख्वाजा साहब की दरगाह पर मौजूद थे। रास्ते में हमारे साथ कोई काबिल ज़िक्र वाक़या पेश नहीं आया था। दरगाह शरीफ में रोशनियाँ थी। मज़ार शरीफ की फ़िज़ा बका नूर बनी हुई थी। एक तरफ कवाली हो रही थी। बुजुर्गान दीन के मज़ारात पर तो दिन रात रौनकें होती हैं। दरूद व सलाम की मुक़द्दस सदाएं बुलंद होती रहती हैं। फ़िज़ा में अगरबत्तियों और फूलों की खुशबू रची हुई थी। खलील ने मज़ार शरीफ की गली के कोने पर रक्षा रोक दिया। मैं और खुशहाली उतर कर दरगाह की तरफ चलने लगे। अक़ीदतमंद रात के वक्त भी सलाम व दुआ के लिए चले आ रहे थे। मैंने और खुशहाली ने भी मज़ार शरीफ के एक जानिब खड़े होकर फातिहा पढ़ी और मज़ार के अंदर से होते हुए अकबी दरवाजे से कब्रिस्तान की तरफ निकल आए। मैं इन रास्तों से वाकिफ़ था। कब्रिस्तान का छोटा सा दरवाज़ा मेरे सामने था। दरवाजे के एक तरफ दीवार के साथ लगकर खड़े हो गए। 2 आदमी कलवा शरीफ का विर्द करते हमारे नज़दीक से गुजर गए। इतने में कब्रिस्तान के दरवाजे पर एक ऊंचा लंबा आदमी नमूदार हुआ। इसने कंबल ओढ़ रखा था, सर पर सब्ज़ पटका बंधा हुआ था। ये यूसुफ शाह ही हो सकता था। इसने हमें दीवार के पास खड़े देखकर पहचान लिया। पास आकर इसने पूछा, भाई रहमत तुम्हारे साथ नहीं आया? मैंने आहिस्ता से कहा, रहमत बीमार है। इस पर यूसुफ शाह मुस्कुराया। कब्रिस्तान के दरवाजे की तरफ मुड़ते हुए बोला, मेरे साथ आ जाओ। कब्रिस्तान में दाखिल होते ही बाएं जानिब एक वीरान सा रास्ता जाता था। इस पर थोड़ा आगे गए तो सामने कोठरी थी। यूसुफ शाह ने कोठरी का दरवाज़ा खोल दिया। अंदर मिट्टी का दिया पहले ही जल रहा था। हम कोठरी में दाखिल हो गए। यूसुफ शाह ने दरवाज़ा बंद कर दिया और बोला, शाह जी ने मुझे बहुत कुछ बता दिया है। तुम मुझे अपना भाई समझो। इस्लाम और पाकिस्तान पर मेरी जान भी कुर्बान। मुझ में और शाह जी में कोई फ़र्क मत समझना। हमारी बहन को सिर्फ इतनी दिक्कत ज़रूर होगी कि इसे यहाँ एक दरवेश औरत बनकर रहना होगा। यूसुफ शाह ने खुशहाली को लकड़ी के ट्रंक में से सब्ज़ शलवार, कमीज, चादर, कंबल और सर पर बांधने के लिए सब्ज़ पटका दिया और बोला, मेरी बहन तुम इस कोठरी में रहोगी। दिन के वक्त तुम कब्रिस्तान में धूप में बैठ सकती हो। कोशिश करना कि मज़ार शरीफ की तरफ ना हो। अगर आना ज़रूरी हो तो वहाँ ज़्यादा मत रुकना। मैंने यहाँ आज ही अपने मुतल्लिका आदमियों को कह दिया है कि बुदाइयों से मेरी एक रिश्तेदार खातून दरगाह शरीफ पर चिल्ला करने आ रही है, जो दरवेश है और किसी से बात नहीं करती। तुम भी किसी से बात मत करना और अगर बात करनी पड़ जाए तो हूँ हाँ के सिवा कुछ न कहना। इसके बाद वो मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ, भाईजान तुम इत्मीनान रखो।
हमारी बहन यहाँ मेरी हिफाजत में रहेगी। मैं मुतमईन होकर यूसुफ शाह के साथ बाहर निकल आया। वो मुझे एक तरफ अंधेरे में ले जाकर राजदारी से कहने लगा, भाई तुम कभी कभी रात के वक्त इधर चक्कर लगा जाया करना। शाह जी को अगर कोई पैगाम देना हो तो मुझे बता जाना, मैं तुम्हारा पैगाम इन तक पहुँचा दूँगा। मैंने यूसुफ शाह से हाथ मिलाना चाहा तो इसने मुझे अपने गले लगा लिया। अल्लाह तुम्हें अपनी हिफाजत में रखे। मैं तेज़ तेज़ कदम उठाता दरगाह शरीफ से बाहर आ गया। खलील रक्शे में बैठा मेरा इंतज़ार कर रहा था। जब वो मुझे मोती नगर की सड़क पर छोड़कर चला गया तो उस रात के 3:15 बज चुके थे। मैं अंधेरे में अपने बंगले की एक भी दीवार फैलाकर बाथरूम के दरवाजे से अपने बेडरूम में आकर फ़ौरन ही सो गया। अगली सुबह 8 बजे उठा और नाश्ता करने के बाद दफ्तर की तरफ रवाना हो गया। गाड़ी का प्लग मैं साथ लेता गया था। मैं सीधा दफ्तर के गैराज में गया और गाड़ी का बोनट उठाकर इसका जायज़ा लेने के बहाने प्लग लगा दिया। खुशहाली की तरफ से मैं काफ़ी हद तक मुतमईन हो गया था। सूरत हाल ऐसी थी कि इसकी तस्वीर पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस के पास मौजूद थी और वो खुलकर सामने नहीं आ सकती थी और ना किसी जगह मुलाजमत करके एक फ़्लैट में रह सकती थी। मुझे पूरी उम्मीद थी कि दरगाह शरीफ के कब्रिस्तान में थोड़ा सा हुलिया बदलने के बाद महफूज होगी। अब मुझे माइक्रो फिल्म पाकिस्तान पहुँचानी थी। इसके लिए मुझे आज रात 10 बजे के बाद अपने बॉस को पाकिस्तान में खुफिया कोड पैगाम पहुँचाकर माइक्रो फिल्म के बारे में बताना था कि मैं इसे कहाँ पहुँचाऊँ। दफ्तर में रोज़मर्रा की तरह काम होता रहा। बॉस का रवैया भी मामूल के मुताबिक था, अगरचे मुझे मालूम था कि अंदर से वो मेरे इर्द गिर्द हिसार को मज़ीद तंग करने और मुझे रंगे हाथों पकड़ने की फ़िक्र में था। 11 बजे सुजाता का फ़ोन आ गया। वो पूछने लगी कि मेरा क्या हाल है, अब पेट में दर्द तो नहीं है। मैंने इसे बताया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, भगवान की कृपा हो गई। मैं दफ्तर के बाद इसके यहाँ आकर कॉफ़ी पीऊँगा। सुजाता बड़ी खुश हुई। मुझे इसके साथ कॉफ़ी पीने से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं तो इसके कपड़ों की अलमारी से माइक्रो फिल्म निकालना चाहता था। दफ्तर से 4:15 बजे निकला। सरकारी ड्राइवर ने गाड़ी झाड़ पोंछ कर बिल्कुल साफ़ कर दी थी। मैंने इसे स्टार्ट किया और सुजाता के बंगले पर आ गया। वो भी घर पहुंच चुकी थी। हम ड्राइंग रूम में बैठ गए। माताजी और पिताजी भी मौजूद थे। वो भी मेरा हाल पूछने लगे। मैं सुजाता के बेडरूम में जाने के लिए बेताब था। कोई मौका तलाश कर रहा था। सुजाता दफ्तर के कपड़ों में ही थी। मुझे मालूम था कि वो कपड़े बदलने अपने बेडरूम में रह जाएगी, लेकिन मैं इसके साथ नहीं जा सकता था। वो अखबार पढ़ रही थी। अखबार मेरी तरफ करके बोली, किशन देखो, एलिज़ाबेथ टेलर की फ़िल्म कल से जगत सिनेमा में लग रही है, मैं ये ज़रूर देखूंगी। मैंने अखबार में छपे हुए अंग्रेज़ी फ़िल्म के इश्तिहार पर एक नज़र डाली और सिगार एस्टे में बुझाते हुए कहा, ज़रूर चलेंगे। सुजाता की माता पिता ने किचन की तरफ जाते हुए कहा, सुजाता जाकर कपड़े तो बदलो, मैं किशन के लिए चाय बनाती हूँ। सुजाता अखबार एक तरफ रखकर उठ खड़ी हुई। नहीं माता जी, किशन आज कॉफ़ी पीना चाहता है, मैं अभी आकर कॉफ़ी बनाती हूँ। सुजाता कपड़े बदलने अपने बेडरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वो तंग पतलून पर जर्सी पहने हुए वापस आ गई। वो किचन में जाने लगी तो मैंने कहा, सुजाता मेरे सर में दर्द हो रहा है, स्प्रो की एक गोली दो, मैं तुम्हारे कमरे में जाकर ज़रा आराम करता हूँ। सुजाता ने पलटकर मेरे माथे पर हाथ रखा और बोली, तुम मेरे कमरे में आराम करो, मैं स्प्रो लाती हूँ। सुजाता के बेडरूम में आकर मैं इसके पलंग पर नीम दराज हो गया। दोनों तकिए मैंने अपनी गर्दन के पीछे दबा ली। सुजाता स्प्रो की गोली और शीशे के गिलास में पानी लेकर आ गई। मैंने गोली निकली और इसका शुक्रिया अदा किया। सुजाता अपना मुंह मेरे करीब लाकर मुस्कुराई। शुक्रिया की इस बात का और फिर खुद ही शर्मा कर पीछे हटी और बोली, मैं यहीं कॉफ़ी लाती हूँ, तुम आराम करो। इसके जाते ही मैं अलमारी की तरफ बढ़ा, लेकिन ये देखते ही मेरे दिल की धड़कन रुकते रुकते रह गई कि निस्वारी कोड वहाँ नहीं था जिसकी जेब में मैंने फ़िल्म डाल रखी थी। पागलों की तरह मैंने पूरी अलमारी के कपड़ों की तलाशी ले डाली, लेकिन मुझे वो कोट मिला न फिल्म। मेरे माथे पर पसीना आ गया, आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। माइक्रो फिल्म का गायब हो जाना कोई मामूली बात नहीं थी। मैंने जल्दी से अलमारी बंद की और पलंग पर आकर नीम दराज होकर हाथ से माथे को दबाने लगा। दरवाज़ा खुला और सुजाता हाथ में खुश्क मेवों से भरी हुई तश्तरी लिए अंदर दाखिल हुई। मुझे माथा दबाते हुए देखा तो फिक्रमंद होकर बोली, अभी सर दर्द ठीक नहीं हुआ डियर, लाओ मैं दवाई देती हूँ। तश्तरी मेज़ पर रखकर वो पलंग की पट्टी पर बैठ गई और अपने नाजुक हाथों से मेरा सर दबाने लगी। मेरे सर में इस वक्त दर्द की बजाय सिर्फ एक ही सवालिया निशान बार बार खतरे का अलार्म बजा रहा था कि माइक्रो फिल्म वाला कोड कहाँ चला गया। मैंने सुजाता के हाथ अपने हाथों में लिया और उठकर बैठ गया। इट इज़ ओके सुजाता, काफ़ी कहाँ है? मैंने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए पूछा। सुजाता बोली, अभी कॉफ़ी ला रही हूँ। वो बाहर जाने लगी तो मैंने बाजू पकड़कर इसे खींच लिया। सुजाता, कई दिनों से तुमने साड़ी के साथ कोई हाफ कोट नहीं पहना, तुम्हें शायद मालूम नहीं, हाफ कोट में तुम मुझे बहुत ही हसीन लगती हो। सुजाता ने शर्माते हुए अपना बाजू खींच लिया। तुम बड़ी नॉटी हो गए हो। अच्छा, कल हाफ कोट पहनकर तुम्हारे साथ चाय पीने जाऊंगी। अरे हाँ, कल हमें एलिज़ाबेथ टेलर की फ़िल्म भी तो देखनी है। वो जाने लगी तो मैं अलमारी की तरफ बढ़ा। मैं खुद ही तुम्हारे लिए हाफ कोट मुंतखब करूँगा। मैंने अलमारी खोल दी और हाथ से हैंगरों को इधर उधर हटाते हुए बोला, सुजाता तुम निस्वारी रंग का एक हाफ कोट पहना करती हो कभी कभी। मुझे याद है मैंने वो कोट एक बार अलमारी में टंगा देखा था, अब नज़र नहीं आ रहा।
तुम कल वही हाफ कोट पहनकर मेरे साथ चलना, मुझे वो बहुत पसंद है। मैं कपड़ों को इधर उधर हटा रहा था। सुजाता ने आगे बढ़कर अलमारी को बंद कर दिया और मेरी तरफ एक मुतबस्सम के साथ देखते हुए बोली, अगर नीला कोट पहन लूँ तो कैसा लगेगा? नीला कोट भी बहुत खूबसूरत है। नहीं नहीं, मैं तुम्हें निस्वारी कोट में देखना पसंद करूँगा। आखिर तुम्हें क्या एतराज़ है वो कोट पहनने में? सुजाता ने अपने बालों को एक झटके से कंधों के पीछे किया और दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोली, वो कंधे से ज़रा उधड़ गया था। मैंने आज सुबह ही रफ़ू के लिए दिया है, परसों मिलेगा। मैं कॉफ़ी ला रही हूँ डियर। और वो कमरे से निकल के ही एक बार तुम्हारे पाँव तले से वाकई कमरे का फर्श खिसक गया। मैं कुर्सी पर दम से बैठ गया। निस्वारी कोट रफ़ू करने के लिए सुजाता ने किसी रफ़ूगर को दे दिया था। जाहिर है माइक्रो फिल्म भी कोट के साथ ही चली गई होगी। मैं उठकर बेचैनी से कमरे में टहलने लगा। एक बार फिर मैंने सुजाता के कपड़ों की तलाशी ली। अलमारी के नीचे झुककर देखा, माइक्रो फिल्म कहीं नहीं थी। यकीनन कोट के साथ ही चली गई थी। मगर सवाल यह था कि सुजाता ने रफ़ूगर को कोट देते हुए इसकी जेबों की तलाशी नहीं ली थी। इस सवाल का जवाब मुझे सुजाता से पूछना था। थोड़ी देर बाद सुजाता के कदमों की आवाज़ आई तो मैं जल्दी से कुर्सी पर बैठ गया। तो मैंने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए इसका इस्तकबाल किया। सुजाता, जीन्स और जर्सी में तुम बड़ी प्यारी लगती हो। बाय गॉड। दिल में सोच रहा था कि इससे कैसे पूछूं कि इसने कोट में से कोई एल्यूमिनियम की गोल डिबिया तो नहीं निकाली थी, मगर इससे कैसे पूछूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सुजाता कप में कॉफ़ी डाल रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने हवास को मामूल के मुताबिक किया। मुझे अब फौरी अमल और इंतहाई दानिशमंदी की ज़रूरत थी। मैंने सुजाता को थैंक यू कहते हुए कप उठाकर मुंह से लगा लिया, एक घूंट कॉफ़ी पिया। अरे सुजाता, मुझे तुम्हें बताना याद नहीं रहा, पिछले दिनों मैंने अपना सूट ड्राई क्लीनिंग के लिए दिया तो मेरा बटुआ भी इसके साथ ही चला गया था। सुजाता का हाथ अपने कप में चम्मच हिलाते हुए रुक गया। क्या मिल गया बटुआ भी? मैंने सिगार निकालकर मुँह में ले लिया। भगवान ने कृपा कर दी सुजाता। ड्राई क्लीनर ने संभाल कर अलग रख लिया था। ऐसे तो इसमें ज़्यादा नहीं थे, मगर मेरे दफ्तर का आईडी कार्ड इसमें ज़रूर था। और तुम्हें शायद मालूम नहीं कि हम इंटेलिजेंस वालों का आईडी कार्ड गुम हो जाए तो क्या मुसीबत पड़ जाती है, कैसी कैसी इंक्वायरी शुरू हो जाती है। मैं तुम्हें भी यही कहूँगा कि ड्राई क्लीनर को जब भी कपड़े दो तो एक एक जेब देख लिया करो। तुमने रफ़ूकर को जो कोट दिया था इसकी तलाशी ले ली थी ना? सुजाता ने होंठों को ज़रा सा सुकेड़ा और शरारत से मुस्कुराकर बोली, मैंने तो कोट वैसे ही उठाकर रफ़ूकर को दे दिया था। भगवान के लिए माता जी को न बताना, वो बड़ी नाराज़ होंगी। तुम्हारी तरह वो भी मुझे यही कहती हैं कि धोबी को कपड़े देते हुए जेबें देख लिया करो। अच्छा, अब तुम तो मुझे नहीं डांटोगे ना? अब वो रफ़ूगर मेरा टारगेट था जिसे सुजाता ने अपना हाफ कोट रफ़ू करने के लिए दे दिया था। इस कमीने ने कोट की ज़रूर तलाशी ले ली होगी। माइक्रो फिल्म का इसने क्या किया होगा? मैं दिल में सोचने लगा। डिबिया बंद थी और ऐसे तरीके से खुलती थी जो हर आदमी को मालूम नहीं हो सकता था। मैं तुम्हें कभी नहीं डांट सकता डियर, तुम तो मेरी देवदासी हो, अप्सरा हो। बातें मैं सुजाता की तरफ देख कर इससे कर रहा था, लेकिन जहन में एक तूफान बरपा था। वो रफ़ूगर कौन है? सुजाता ने सुबह दफ्तर जाते हुए रफ़ूगर को कोट दिया था। इस वक्त तक खुदा जाने माइक्रो फिल्म के साथ क्या गुजरी होगी, वो कहाँ होगी। ऐसा भी हो सकता है कि रफ़ूगर ने माइक्रो फिल्म संभाल कर सुजाता के लिए रख ली हो। वो इसके किसी काम की नहीं थी। आखिर मैंने सुजाता से कहा, तुम कौन से रफ़ूगर को कपड़े देती हो? मैंने अपना सूट जिस रफ़ूगर को दिया था, इसने अच्छा रफ़ू नहीं किया था। सुजाता ने बताया कि जामिया मस्जिद के पिछली एक गली में अब्दुर्रहमान रफ़ूगर की दुकान है। हमेशा से वहीं कपड़ों को रफ़ू करवाती हूँ। वो अब्दुर्रहमान की खूबसूरत काम की तारीफ़ें करने लगी। इतना अच्छा रफ़ू करता है कि कपड़ा फिर से नया हो जाता है। मेरे जहन में जामिया मस्जिद की अकब वाली गली और अब्दुर्रहमान का नाम जैसे नक्श होकर रह गया। मैं वहाँ शाम होने से पहले पहुँच जाना चाहता था ताकि अब्दुर्रहमान की दुकान न बंद हो जाए। मैंने कॉफ़ी का घूंट भरकर प्याली मेज़ पर रखी सिगार एस्ट्रे में बुझाया और एकदम से उठते हुए बोला, अरे मुझे तो ऑफिस एक ज़रूरी मीटिंग में जाना है, मैं तो भूल ही गया था। मदारस से एक सीनियर ऑफिसर आया हुआ है। माय गॉड, अच्छा हुआ मुझे याद आ गया। सुजाता मेरी तरफ देखती ही रह गई। मैंने गाड़ी सुजाता की कोठी से बाहर निकाली और अपने आप को शदीद उजलत में जाहिर करते हुए सड़क पर आ गया। मेरा रुख दिल्ली की जामिया मस्जिद की तरफ था। जामिया मस्जिद के अकब में पहुंचकर मैंने एक जगह गाड़ी पार्क की और सामने वाली गलियों की तरफ बढ़ा। एक पनवाड़ी से मैंने अब्दुर्रहमान रफ़ूगर के बारे में पूछा। तीसरी दुकान के बाद अब्दुर्रहमान रफ़ूगर का बोर्ड लगा था। दुकान के तख्ते पर एक लड़का घुटने पर शाल रखे इसे रफ़ू कर रहा था। मैंने दुकान में झांक कर देखा, इस लड़के के सिवा वहाँ और कोई नहीं था। मैंने लड़के से पूछा कि अब्दुर्रहमान साहब कहाँ होंगे? लड़के ने मेरी तरफ चेहरा उठाकर देखा और बोला, वो तो थोड़ी देर हुए अलीगढ़ एक शादी पर गए हैं। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।